Hello, my dear students. We are continuing chapter number 10 respiration in organisms with the topic anaerobic respiration in muscles, breathing and how do we breathe. तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कशन किया था दैट वाज रिलेटेड टू एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब इन दोनों रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस क्या था कि इसमें जो एनर्जी रिलीज होती थी एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होती थी और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर होती थी, जिसमें एनर्जी रिलीजिंग के साथ साथ अल्कोहल बनता था. अब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी कि वैसे तो जनरली हमारी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, बट कभी कभी हमारी जो मसल्स हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करती हैं. तो उसकी कंडीशंस क्या रहती हैं, उस दौरान हमारी बॉडी में क्या होता है, अब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. हमारी मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन कब करती है, जब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और जब ऑक्सीजन हमारी मसल सेल में बहुत जल्दी फास्ट अप यूज़ हो जाती हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है मसल सेल के अंदर. तो उस केस में क्या होता है, हमारी मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है. और ऐसा कब होता है, व्हेन वी डू हैवी फिजिकल एक्सरसाइज लाइक रनिंग, साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग एटसेट्रा. हमारी मसल्स को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बट ऑक्सीजन की जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, उस टाइम पर रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पर जो हमारी मसल सेल होती हैं वो उस ऑक्सीजन को बहुत फास्टली यूज़ करते हैं. तो उस कंडीशन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमारी मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बट जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो लिमिटेड है और इनसफिशिएंट है. तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो हमारी मसल सेल हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, मतलब विदाउट ऑक्सीजन वो क्या करती हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं और हमारी जो ज़्यादा एनर्जी की डिमांड है उसको क्या करती है, फुलफिल करती है. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अवर मसल सेल ड्यूरिंग एनी हैवी फिजिकल एक्टिविटी व्हेन ऑक्सीजन गेट्स यूज्ड अप फास्टर इन द मसल सेल. तो ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, कहते हैं जो ग्लूकोज मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या करता है, लैक्टिक एसिड रिलीज करता है और एनर्जी रिलीज होती है. अब ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट हेल्प्स अस इन डूइंग हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज. तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्लूकोज एंड दैट गोज टू एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, दैट मीन्स देयर इज नो ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. अब हम क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ जो एनर्जी होती है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो कुछ एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है विच इज़ नीडेड अंडर दीज सर्कमस्टांसेस. ऐसा नहीं है कि ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में सिर्फ हमारे ही अंदर होती है, ये बाकी के जितने एनिमल्स हैं उनके अंदर भी होती है जब वो बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं या जब उन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. अब कई बार हम देखते हैं कि जब हम हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो वी समटाइम गेट्स मसल्स क्रैम्प्स. मतलब क्या होते हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं उसमें एकदम से क्रैम्प से फील होने लगते हैं, दर्द होना हमें शुरू हो जाता है. तो उस कंडीशन में क्या होता है, कहता है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है बाय मसल्स उसमें पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज का, जिससे क्या बना, लैक्टिक एसिड बना. ये लैक्टिक एसिड ही मसल्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं, जो हमें पेन एकदम से महसूस होता है. और इन क्रैम्प्स को हम रिलीफ कैसे पाते हैं इनसे, तो हम क्या करते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं या फिर हम कोई मसाज देते हैं. तो इससे क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है मसल्स के अंदर वो इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाती है और ऑक्सीजन पहुंचने की वजह से क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड है वो फर्दर ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्म में, एंड इससे हमें क्या मिलता है, क्रैम्प से रिलीफ मिलता है. ठीक है, तो अब ये तो बात थी एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स की. अब हम बात करते हैं व्हाट इज द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. सबसे पहले हम कह रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिमिलैरिटीज क्या है. कहते हैं दोनों ही रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ फूड लाइक ग्लूकोज. सेकेंड वन क्या कहता है एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. मतलब दोनों में ये चीज़ें क्या है, सेम है. ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की. डिफरेंसेस में पहला डिफरेंस क्या आता है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होता है
जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो फूड है वो पार्शली ब्रेक डाउन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एंड प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो यीस्ट के अंदर तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि हमारी मसल्स के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। और लास्ट क्या कहता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कॉन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनारोबिक के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एरोबिक के कंपैरिजन में कम होती है। तो ये तो थी डिफरेंसेस। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, वाटर एंड फूड। तो यहाँ अब हम बात कर रहे हैं ब्रीथिंग की। तो ब्रीथिंग के दौरान क्या होता है, जो एयर हम लेते हैं थ्रू अवर नोज वो कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में जाती है और हम उसको बाद में क्या करते हैं, एक्सपेल करते हैं। तो ब्रीथिंग का प्रोसेस क्या कहता है, ब्रीथिंग इज द प्रोसेस बाय विच एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्रीथिंग ऑर्गन। मतलब क्या हुआ, इनहेलेशन करते हैं और एक्सेलेशन करते हैं। मतलब हमने जो एयर हमारी सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट है वो नोज के थ्रू हमने ली, मतलब एयर रिच इन ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर गया, मतलब हमने इनहेलेशन की। और जब हमारी बॉडी ने यूज़ कर ली, रेस्पिरेशन कर लिया, तो उस दौरान उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की। वही कार्बन डाइऑक्साइड कहता है हमारी नाक से होती हुई क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलेशन बोलते हैं। तो ब्रीथिंग क्या है हमारा, ब्रीथिंग के अंदर 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सेलेशन, दोनों को इकट्ठा मिला के हम उसको क्या बोलते हैं, 1 ब्रीथ बोलते हैं। तो ब्रीथिंग क्या हुआ, ब्रीथिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हुआ जो ऑल द टाइम क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली एग्जिस्ट करता है थ्रू आउट आवर लाइफ एंड दैट ऑफ अदर एनिमल एज वेल एज प्लांट्स। अब हम बात करते हैं ब्रीथिंग रेट की। अब जो ब्रीथिंग रेट जस्ट 1 ब्रीथ का मतलब होता है 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सेलेशन, और 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार ब्रीथ करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, ब्रीथिंग रेट कहलाती है। अब जनरली अगर बात करी जाए तो एक अडल्ट पर्सन एवरेज रेट पर क्या करता है, 15 to 18 टाइम्स 1 मिनट के अंदर ब्रीथ करता है। तो एवरेज ब्रीथिंग रेट इन एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज एट रेस्ट, मतलब वो रेस्ट पर है, उस टाइम क्या रहती है, 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। पर यही अगर हम कोई हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उस केस में क्या होता है, दैट कैन इंक्रीजेज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। मतलब तब क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज है, रनिंग है, उस दौरान जो हमारा ब्रीथिंग रेट है वो 25 टाइम्स पर मिनट तक भी क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। अब इसके अलावा अगर बात करें कि जो बच्चों का ब्रीथिंग रेट होता है वो क्या होता है, और भी ज़्यादा होता है, दैट इज़ अबाउट 20 to 30 टाइम्स पर मिनट। बट यही अगर हम अपनी बात करें तो एथलीट होते हैं या इवन रनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रेस वगैरह फिनिश करने के बाद बहुत गहरी और बहुत डीपली, बहुत फास्टली क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और उस एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो वो रेस फिनिश करने के बाद क्या करते हैं, बहुत डीपली ब्रीथ करते हैं ताकि जो ऑक्सीजन है वो मसल सेल्स तक पहुंच सके और जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हुई है वो फर्दर एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज हो सके। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, दैट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल इवन आफ्टर फिनिशिंग द रेस। और जब भी किसी पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ही ब्रीथ फास्टर देन यूजुअल, मतलब हमारा उस टाइम पर ब्रीथिंग रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि जितनी बार हम ब्रीथिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा की एनर्जी रिलीज होगी और उसी एनर्जी की हेल्प से हम अपना काम कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की, क्या होता है। जनरली तो हमें पता है कि एयर जो है वो हम ब्रीथ इन करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होती है उसे हम ब्रीथ आउट करते हैं। तो जो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग है वो हमारी लंग्स के अंदर होता है। अब जो लंग्स हैं वो हमारे नोज से किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, थ्रू नेसल पैसेज एंड विंड पाइप। जब हम एयर इनहेल करते हैं तो क्या होता है, जो एयर है वो हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर एंटर करती है, नेसल पैसेज एंड विंड पाइप से होती हुई कहाँ पहुँचती है, हमारे लंग्स तक पहुँचती है। अब हमारे जो लंग्स होते हैं दे आर हैंग्ड इन एयर टाइट स्पेस विच इज़ कॉल्ड एज चेस्ट कैविटी।
अराउंड द साइड्स ऑफ चेस्ट कैविटी क्या होती है, रिब केज होती है विद द शीट ऑफ मसल्स बिटवीन द रिब्स। अब जो रिब केज होती है वो ही लंग्स को क्या करती है, अपने अंदर एनक्लोजेस करती है। एंड एट द बॉटम ऑफ चेस्ट कैविटी क्या होता है, देयर इज अ कर्व्ड शीट ऑफ मसल, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्रागम बोलते हैं। डायफ्रागम जस्ट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, दैट रिप्रेजेंट एज अ फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। अब जब ब्रीथिंग करते हैं हम, कहते हैं तब मूवमेंट होती है एक तो रिब केज में और दूसरा डायफ्रागम के अंदर। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, ब्रीथिंग इन के दौरान क्या होता है। जब हम ब्रीथ इन करते हैं, मतलब जब हम सांस लेते हैं, तो दो चीज़ें एक साथ होती हैं। क्या कहता है, जो मसल्स बिटवीन द रिब्स हैं वो क्या कर जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो रिब केज होता है वो ऊपर की तरफ और आउटरवर्ड, अपवर्ड और आउटवर्ड क्या करता है, मूव करता है। जबकि जो डायफ्रागम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो डायफ्रागम है वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, कहते हैं रिब केज ने तो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट करी और जो डायफ्रागम था उसने डाउनवर्ड मूवमेंट की रही, जिससे क्या हुआ, जो चेस्ट कैविटी के अंदर का जो स्पेस था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जो चेस्ट कैविटी थी वो हमारी लार्जर हो गई। जैसे जैसे चेस्ट कैविटी लार्जर हुई, एयर फ्रॉम आउटसाइड इज सक्ड इनटू द लंग्स, मतलब जो लंग्स थे दैट गेट फिल्ड अप विद द एयर एंड एक्सपेंड। जैसे कि डायग्राम हमारे 8A के अंदर दिखाया हुआ है कि जो रिब केज है वो अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट की, जिस और डायफ्रागम ने डाउनवर्ड मूवमेंट की, जिससे जो रिब केज था, जो चेस्ट कैविटी थी, उसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और साइज इंक्रीज होने की वजह से जो एयर थी जो हमने बाहर से ली थी वो हमारे लंग्स के अंदर सक इन हो गई। सेकंड केस अब हम बात करते हैं ब्रीथिंग आउट की। कहते हैं जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तभी भी दो चीज़ें एक साथ होती हैं। क्या कि जो मसल्स हैं बिटवीन द रिब्स वो अब क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से जो रिब केज है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट करता है। और सेकंड केस क्या होता है, जो डायफ्रागम होता है वो भी रिलैक्स हो जाता है और ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, मतलब दोनों अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, द डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज एज वेल एज upward movement of diaphragm both decrease the space of our chest cavity। जो चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस आया था उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, उसे छोटा बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एयर लंग्स के अंदर प्रेजेंट थी दैट विल पुश्ड आउट फ्रॉम द लंग। तो ब्रीथिंग आउट के दौरान जो एयर है वो क्या हो जाती है, पुश्ड आउट हो जाती है।